नमस्कार। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हाल ही में कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है उसके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे इस नीति में क्या नयापन है, 1986 की जो नीति थी उससे किस प्रकार से भिन्न है, और साथ में इस नीति के माध्यम से जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 अचीव करना चाहते हैं, SDG गोल 4 की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और इंक्लूसिव एजुकेशन देना, क्या हम उसको इस नीति के माध्यम से पाने की तरफ बढ़ पा रहे हैं, बढ़ पाएंगे? ये तमाम ऐसे चर्चा के विषय हैं जो हम आज डिस्कशन में देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस नीति का समाज के हर वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा संस्थान, स्कूल, विद्यार्थी, छात्र, माता पिता आदि के ऊपर इस नीति किस प्रकार से प्रभाव डालेगी, ये भी हमारी चर्चा का विषय होगा। चर्चा की शुरुआत में हम पहले ये समझेंगे कि भारत के शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान में कौन सी चुनौतियाँ हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है ताकि हम इस शिक्षा नीति के महत्व को या इस शिक्षा नीति के बदलावों को समझ पाएंगे कि ये बदलाव किस प्रकार से इन चुनौतियों से हमें लड़ने में सक्षम बनाने वाली हैं। जैसे पहली समस्या भारतीय शिक्षा क्षेत्र की जो वो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, सकल नामांकन दर हमारे देश की बहुत कम है। और इस सकल नामांकन दर जो भारत में बहुत कम है, स्कूल में इनरोलमेंट रेशो, ये हायर एजुकेशन में भी कम है और बाकी लेवल पे भी कम है, और इसमें भी काफ़ी सारा भिन्नता है। यदि हम इसको मेल फीमेल या हम SC ST OBC माइनॉरिटी मेजॉरिटी इस तरह से हम यदि देखें तो हमें दिखते हैं कि इसमें काफ़ी अंतर है। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो एक ऐसी बड़ी समस्या है शिक्षा क्षेत्र की हमारी, जिस पे हमें बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो अधिकांश शिक्षा संस्थान है उनका फैलाव, हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कॉलेज डेंसिटी की, किस तरह की डेंसिटी कॉलेजों की मौजूद है, तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा संस्थानों के आम तौर पे जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कुछ इलाका विशेष में है, बाकी देश भर में उनका फैलाव एक समान रूप नहीं है। शिक्षा के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, वहीं पे अधिकांश कॉलेज हैं, बाकी जगह नहीं है। तो इस कारण से बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा पाने के लिए माइग्रेट करना पड़ता है, माइग्रेशन होते हैं, विद्यार्थी बड़े शहरों तक आते हैं, और उस कारण से भी काफ़ी हद तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हमारा जो है वो कम है, और साथ में ड्रॉप आउट रेशो भी हमारा ज़्यादा है। इसके अलावा हम ये देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो हमारी शिक्षा में एक बहुत बड़ी समस्या है गुणवत्ता की भी, और इस गुणवत्ता के अभाव को जानने के लिए हम जो एक प्रथम NGO की रिपोर्ट जो आती है हर साल, उसको हम यदि पढ़ें तो हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार से जो स्कूली बच्चे हैं उनकी रीडिंग और राइटिंग की जो क्षमता है वो काफ़ी लिमिटेड है। क्लास 5 का बच्चा जो है क्लास 2 की मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या उस समझ है उसको नहीं समझता है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में मेंशन है, तो ये भी सुनना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो शिक्षा हमें दे रहे हैं हम लोग, इससे एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी नहीं है इसके अंदर। मतलब इस शिक्षा से हम ये देख रहे हैं कि जो रोज़गार उसको मिलना चाहिए वो रोज़गार उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो एक स्थिति ये है। स्किल डेवलपमेंट में भी ये शिक्षा हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। आमतौर पे जो हमें पढ़ना है फील्ड में, जो हमें काम करना है वो और जो हमें पढ़ाया गया उसके बीच में काफ़ी अंतर है। तो ये भी एक चीज़ है। इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है, जिस तरह की क्षमताएं, कैपेबिलिटी, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट भी काफ़ी कम है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी भी कम है इस एजुकेशन के होने के कारण जो हम आज वर्तमान में चला रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है। जैसे हमने अभी देखा कि संस्थानों का फैलाव आमतौर पर सब जगह नहीं है। प्राइवेट जो एजुकेशन है लोग उसको प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और प्राइवेट जो है वो महंगी है, तो हर एक के लिए उस तक पहुंच बनाना, एक्सेसिबल करना उस एजुकेशन को, वो संभव नहीं है। तो ये भी एक समस्या आ रही है। फिर करिकुलम भी आउटडेटेड है। कई संस्थानों में, कई विश्वविद्यालयों में आज भी ऐसे कोर्स चल रहे हैं जिन कोर्सों की ना तो मार्केट में डिमांड है ना ज़रूरत है। इस कारण से शिक्षा तो मिल रही है लेकिन वो शिक्षा रोजगार के रूप में लाभ नहीं दे रही है। इसके अलावा रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं शिक्षा संस्थानों के, कॉलेजों को लेकर, जो हमारे भी वर्तमान में जो ढांचा है, नियामक ढांचा है, वो भी अप टू डेट नहीं है। शिक्षकों की गुणवत्ता का भी अभाव है, शिक्षकों में ही पर्याप्त गुणवत्ता नहीं है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है,
वो एक बार जब जो है शिक्षा क्षेत्र में आ जाते हैं तो वो अपनी लगातार गुणवत्ता इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, अधिकांश एक ही चीज़ को ही बार बार बस रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो तमाम हमारी समस्याएं आ रही हैं शिक्षा क्षेत्र की, ये तो हो गई वर्तमान में चुनौतियाँ। इसके अलावा हमारे शिक्षा क्षेत्र में एक और एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है कि कोर्सेज बहुत रिजिड हैं। मतलब यदि मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो मैथ्स स्ट्रीम की चीज़ें पढ़ेगा, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ सकता। तो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है पूरा स्ट्रक्चर। और इसके अलावा ये ओवरबर्डन है स्टूडेंट के ऊपर भी है और संस्थान के ऊपर भी। ये तो हो गई कुछ चुनौतियाँ हमारे वर्तमान के एजुकेशन क्षेत्र में। अब हम आते हैं न्यू एजू पॉलिसी 2020 पर कि ये किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स लेके आएगा स्कूल हायर एजुकेशन सिस्टम में, जो नाम भी दिया गया है कि ये हमारे स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एक बड़े सुधार को लेके आने वाला है। जैसे पहला जो बात कही गई यहाँ पे कि भाई हम स्कूलों का यूनिवर्सलिंग करेंगे आदि को लेके। स्टार्ट हम नीचे से करते हैं ताकि मेन पॉइंट पर समझ में आए, फिर हम आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेंशन है ड्राफ्ट रिलीज में कि 21वीं सदी की ये फर्स्ट पॉलिसी है जो 2020 में रिलीज़ की गई और 1986 के बाद ये लाई गई, 34 ईयर्स के बाद लाई गई पॉलिसी ये। और इस पॉलिसी में जो हमने फाउंडेशनल पिलर्स रखे हैं वो है सब तक पहुँच हो, सबको एक समान शिक्षा मिल पाए, शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हो, अफोर्डेबिलिटी सभी लोग के लिए वहनीय हो, और जो संस्थान है, जो शिक्षा संस्थान है शिक्षा दे रहे हैं और जो उनको रेगुलेट कर रही हैं उन सबकी अकाउंटेबिलिटी में इंश्योर हो। और साथ में लिखा है कि ये पूरा जो हमने प्रयास किया है ये 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमने अलाइन करके किया है, जो मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में लिया। तो ये तो हो गई इसकी मेन बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स दिए हैं प्रेस रिलीज़ में स्कूल एजुकेशन को लेके। तो इसमें पहला पॉइंट लिया है कि यूनिवर्सल एक्सेस का आना है, सभी लोगों को सार्वभौमिक शिक्षा हो स्कूल एजुकेशन के हर लेवल पर, यह हमारा परम उद्देश्य है। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक एडमिशन भी बढ़े, साथ में अधिक से अधिक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हो, ड्रॉप आउट रेशो कम हो, और जो ड्रॉप आउट कर गए हैं उन्हें वापस कैसे संस्थान से जोड़े हैं, शिक्षा संस्थान जोड़े हैं, ये भी हमारा इसमें प्रयास है। तो इसको इस तरह से डिस्कस करना है आपको। आगे इसमें लिखा है कि हमें इस पॉलिसी के तहत लगभग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस लाना है मुख्य धारा की शिक्षा में। तो ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया, 2 करोड़ का। अब हम आते हैं कि नया क्या है इसमें पॉलिसी में। तो पॉलिसी में नया ये है कि जैसे हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस करते रहे कि एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ी समस्या, एक बड़ा कदम था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार, सभी लोगों को शिक्षा मिल पाए, निःशुल्क अनिवार्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसके लिए आरटीआई एक्ट लाया गया था 2009 में। अब इस आरटीआई एक्ट के आने के बावजूद इसमें जो एज ग्रुप रखा गया था वो रखा था 6-14। मैंने रेगुलर क्लास में आपसे कहा था कि 6 वर्ष की जो आयु है ये वैज्ञानिक नज़रिए से, या हम कहें कि जो ग्लोबल स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि बच्चे की जो रचनात्मक क्षमता होती है, जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, उसका सबसे बेहतर समय होता है 3 से 6 वर्ष का। यदि 3 से 6 ईयर में हमने उसकी इस क्षमता का उपयोग नहीं किया तो फिर भविष्य में उसकी पढ़ने की और चीज़ों को समझने की क्षमता जो है वो काफ़ी सीमित हो जाती है। तो हम क्या कर रहे थे कि 6-14 वर्ष का हम जो फ्रेम लेके चल रहे थे, उस कारण से इन बच्चों को हम जब लेके आए थे तो काफ़ी परिपक्व अवस्था में आए थे और जिनको मोल्ड करना, समय से बदलना बहुत मुश्किल था। तो नई पॉलिसी में हमने ये किया है कि पूरे प्लान को, जो अभी हमारा था 10+2 मतलब हम जो 1 से लेकर 10 तक सही विषय पढ़ा रहे थे, और 10th के बाद आपकी जो स्ट्रीम है उसको लेकर चल रहे थे, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन में मतलब कॉलेज में चले जाते थे। तो अब ये 10+2 का जो मॉडल था इसको हमने चेंज कर दिया है 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 है क्या? तो बेसिकली इसमें हमने रखा ये है कि जो 5 है उसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब नर्सरी की जो क्लासेस थी उसको भी शामिल कर लिया है। तो अब हम बच्चों को शुरुआत से लेंगे नर्सरी क्लास से, और फिर वहाँ से
लेकर थर्ड क्लास तक का पूरा एक बनेगा ग्रुप, जो कि 3 से 8 वर्ष के लिए होगा। फिर 8 वर्ष के लिए, 8 वर्ष से ऊपर जो होगा वो रखा जाएगा आपका 8 से 11 के लिए, तो उसमें 3 इयर्स का। देन इसके पश्चात इसमें रखा गया है कि आपका 3, तो ये रहेगा 11 से 14 वर्ष तक के लिए, और साथ में आपका 4 इसमें रखा गया 14 से 18 वर्ष तक के लिए। तो किया ही गया है कि 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और क्लास 1 और क्लास 2। 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5, और उसके बाद 4 और 5, है ना। तो जो अगला 3, 4, 5 है वो हो गया आपका क्लास 6, 7 और 8, और आखिर का 4 जो है वो है 9, 10, 11, 12। तो इस तरह का ब्रेकअप दिया गया है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से डिवाइड नहीं है, लेकिन वो है डेवलपमेंट यही। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 + 3 + 3 + 4 ये फॉर्मूला है। 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और क्लास 1 और 2। उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5। उसके बाद के 3 का मतलब है 6, 7 और 8, और आखिर के 4 का मतलब है 9, 10, 11, 12। तो ये हमने क्रूशियल जो स्टेज थी स्कूल की 3 to 6 उसको कवर किया है अर्ली चाइल्डहुड केयर में। ये हमारा नया इनिशिएटिव है जो बहुत बेहतर है, जो काफ़ी दिन से मांग भी थी। इसके अलावा जो 3 साल का हमने लिया है ये आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग लेवल का है। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, इससे इसको करने के लिए हम जो है ECCE बना रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसमें जो है जॉइंटली होगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स। तो ये आप देख लीजिएगा, ये 4 मंत्रालय का मिला जुला प्रयास है जो यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के अंदर नंबरों की संख्या को लेकर समझ, लिटरेसी समझ, इसको हम मजबूत करने के लिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी भी स्थापित करेंगे। MHRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल के जो करिकुलम है और शिक्षा की जो पद्धति है उसे चेंज किया जाएगा। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि बच्चों को सब्जेक्ट चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अब कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा कि आर्ट अलग साइंस अलग, है ना। बच्चा और साथ में करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मैच किया गया। वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम, इनके बीच में जो पहले सेपरेशन था वो सब खत्म कर दिया। हो सकता है कि आर्ट का स्टूडेंट कुछ टॉपिक सब्जेक्ट साइंस के भी पढ़ सकता है, और साइंस का कुछ स्टूडेंट चाहे तो वो आर्ट के सब्जेक्ट अडॉप्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ा बदलाव हमने किया है। इसके अलावा करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा। तो एक जो हमने नया काम किया है वो किया है वोकेशनल एजुकेशन को लेकर। वोकेशनल एजुकेशन में ये है कि क्लास 6 के बाद बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये एक नया पॉइंट है। इसमें जैसे कभी उनको लाइब्रेरी में विजिट करवा के दिखाया गया भाई लाइब्रेरी कैसे मेंटेन करनी है, या इसी प्रकार से और भी जो एक्टिविटीज़ रखी जाएंगी वो इसमें रहेंगी। तो इससे ये रहेगा कि जो बच्चा हमारे यहाँ भी, हमारी जो सिस्टम है उसमें पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन उसको प्रैक्टिकल वर्क नहीं आता। यदि आप उसे बोलें कि साइकिल की चेन चढ़ानी है तो उसको जानकारी उसकी नहीं है, तो बहुत बेसिक काम की जानकारी नहीं है। तो इस तरह के वोकेशनल एजुकेशन से बच्चे के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं डे टू डे लाइफ में उसको सॉल्व करने की क्षमता होगी। साथ में भविष्य के लिए भी उसका स्किल डेवलपमेंट के रूप में वो है क्षमता का निर्माण होगा। तो ये एक नई चीज़ की गई। इसके अलावा हमने एक और नई चीज़ की गई है कि स्कूलों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया है। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये है कि इसमें 3 भाषाओं में से 2 भाषा होना आवश्यक है ना। एक मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज पे एम्फेसाइज किया गया है, लेकिन ये किया गया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए क्लास 5 तक। ऐसा नहीं है कि इसमें इंग्लिश में पढ़ाएंगे कि साइंस में पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास 5 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगा वो मदर टंग रहेगी, क्योंकि माना जाता है कि इस एज तक
बच्चे के अंदर समझने के लिए ज़्यादा व्यापक, ज़्यादा बेहतर चीज़ है उसकी मातृभाषा। तो ये यहाँ पे किया गया है। और संस्कृत को भी ऑफर किया जाएगा, है ना, लेकिन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अलावा अदर क्लासिक लैंग्वेज भी इसमें रखी गई हैं ऑप्शन ग्रुप में। कोई भी लैंग्वेज बच्चे पे थोपी नहीं जाएगी, स्टूडेंट को अपने हिसाब से लैंग्वेज को स्वीकार करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज भी रखी गई हैं सेकेंडरी लेवल पर। तो एक रूप में हम देखें कि ये जो अप्रोच रखी गई है इस बार शिक्षा नीति में मल्टीलिंग्विज्म, मतलब बहुभाषा की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक और जो बदलाव किया जा रहा है कि बच्चे को मातृभाषा में तो इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन उसको बाकी लैंग्वेज सीखने के लिए भी कहा जाएगा। पहले जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को लेके कंट्रोवर्सी हो रही थी कि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स मना कर रहे थे हिंदी आदि को कंपल्सरी करने के लिए, तो इस बार कोई भी लैंग्वेज कंपल्सरी नहीं की गई है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है ऑप्शनल है। आपको जैसे जो लगे फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले चलते हैं। अब असेसमेंट रिफॉर्म्स, ये एक बहुत नई चीज़ आई है, इंपॉर्टेंट है। ये है कि अभी तक क्या था कि हमारे यहाँ असेसमेंट साल में एक बार होता, रेगुलर फाइनली एग्ज़ाम होता था, उसमें हम असेसमेंट करते थे बच्चे का। तो उसमें क्या है कि एक दिन का एग्ज़ाम में यदि किसी कारण से कुछ भी दिक्कत हो गई तो वो एग्ज़ाम प्रभावित होता था, उस एग्ज़ाम प्रभावित होने जीवन में उस बच्चे के साथ दिक्कतें आती थी। तो इसमें ये किया गया है कि एक तो हम साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम को सिंपल कर दिया गया है ताकि बच्चे को मौका मिल पाए, 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम, है ना। और 2 बार रहेगा तो मान लीजिए एक बार उसने रेगुलर एग्ज़ाम दिया और यदि उसके कम नंबर आए तो साल में 2 बार होने तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है अपना। तो किसी कारण से एक बार परफॉर्मेंस नहीं हुआ, दूसरी बार इम्प्रूव कर लेगा, ये उसको मौका मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों के ऊपर जो बर्डन है उसे कम कर दिया गया है। फिर इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस को रोबस्ट करेंगे अब की बार, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, है ना। और उसमें हम देखेंगे बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी क्या है, डेवलपमेंट कैपेसिटी क्या है, उसका स्किल और क्या है, एनालिसिस पावर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसी है, ये सब चीज़ें रेगुलर की जाएंगी। इससे होगा ये कि जैसे आज की स्थिति में कोविड-19 आ गया तो कॉलेज में या स्कूलों में एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, रेगुलर असेसमेंट होता, काफ़ी हद तक हम लोगों को बच्चों के लिए इस प्रकार से करने में आसानी होती। तो ये एक नई चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी बच्चों को दबाव कम होगा। इसके लिए परख नेशनल असेसमेंट सेंटर सेटअप किया जाएगा स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में। तो ये बताऊँ चाहिए आपको परख क्या है और क्या इसमें नई चीज़ लेके आ रहे हैं, है ना। तो ये हमने असेसमेंट रिफॉर्म्स में पढ़ा। इसके अलावा इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समाज के ऐसे वर्ग जो किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ वाले हैं या जोग्राफिक आइडेंटिटी कोई कारण है, कोई सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, तो उन पे फोकस करते हुए इक्विटेबल और इंक्लूसिव हमने एजुकेशन की बात की है। और इसके लिए हम कह रहे हैं कि उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी समस्याओं को समझते हुए उनके लिए नए कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे डिसएडवांटेज रीजन्स और ग्रुप के लिए। इसके अलावा प्रत्येक राज्य और डिस्ट्रिक्ट में बाल भवन, जो कि एक स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होंगे, वो लाए जाएंगे और इसमें बच्चे जो आर्ट रिलेटेड, कैर रिलेटेड, प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देन फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में हम यूज़ करेंगे, जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल के समय के अलावा हैं या छुट्टियों के समय है, उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। टीचर्स के रिक्रूटमेंट और कैरियर पाथ में भी हमने इस बार मेंशन किया है कि भाई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगा और मेरिट बेस्ड प्रमोशन होगा। फिर मल्टी सोर्स पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होंगे, उनके प्रोग्रेशन पाथ वगैरह देखा जाएगा, एजुकेशन किस तरह से है। तो ये कुछ नए बदलाव लाए गए हैं। इसके अलावा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर ये भी डेवलप किया जाएगा टीचर्स के लिए 2022 तक। तो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स की क्षमता को भी अब आकलन करने के नए पैमाने रखे गए हैं। स्कूल गवर्नेंस जैसा था वैसे ही कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें। और स्कूल अथॉरिटी, स्कूल स्टैंडर्ड सेटिंग एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, इसके लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी प्रत्येक राज्य यूटी में। तो
कुल मिला के लवो लुआव ये निकला कि यदि हम स्कूल एजुकेशन देखें तो एक तो इन्होंने ये किया है कि बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के लिए सहूलियत दे दी है, प्लस 5+3 3+4 का फॉर्मूला लेके आए हैं। तो इससे अब ये हो रहा है कि बच्चा शुरू कर रहा है 3 साल से और कंप्लीट 18 साल में निकल रहा है। 12th तक हम उसको करवा के पढ़ा के दे रहे हैं मुफ्त अनवा शिक्षा के तहत। तो ये एक बढ़िया चीज़ हो गई। फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमने दे दिया है ना। तो इसमें यह है कि कक्षा 5 तक तो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, है ना। उसके अलावा संस्कृत भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज वो उसको मिल पाएगी। फिर सेकेंडरी सेक्शन में चाहेगा तो वो विदेशी लैंग्वेज का भी विकल्प के रूप में रखता है। तो ये एक नई चीज़ है ना। तो ये बड़े बदलाव किए गए। इसके अलावा क्लास 10 के एग्ज़ाम को वैकल्पिक किया गया है ना। ये एक नई चीज़ है। ये सारी बातें स्कूल एजुकेशन में की और टीचर्स के लिए भी नए वो किए गए हैं और साथ में इंटर असेसमेंट प्रोसेस को पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है और बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो ये तो बातें हो गई स्कूल के लिए। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन को लेकर। तो हायर एजुकेशन में भी सेम पॉइंट है कि सबसे पहले तो हमने रखा है कि भाई यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हमको बढ़ाना है, क्योंकि हायर एजुकेशन में स्थिति और ज़्यादा गंभीर है और 2035 तक यहाँ पे 2035 लिया गया है। तो कहा गया है कि 3.5 करोड़ न्यू सीट्स विल बी एडिड। सीट्स क्योंकि वहाँ हायर एजुकेशन में दिक्कत ये है कि वहाँ पे पर्याप्त कॉलेज ही नहीं, सीट्स ही नहीं, तो उनको इम्प्रूव करेंगे। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को हम लेके आ रहे हैं। इसमें क्या है कि एक नया फॉर्मूला हम लेके आए हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब इस 4 ईयर में क्या रहेगा कि अभी हमारा 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये 4 ईयर किया गया है। ये बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है। 2013 में DU के चांसलर थे दिनेश सिंह जी, उन्होंने इसको कुछ आइडिया दिया था, लेकिन बाद में विरोध के कारण इसको बंद कर दिया गया। तो इसमें यह है कि जैसे अभी अपन ग्रेजुएशन 3 साल ही कंप्लीट करें तब तो कंसिडर होती है। यदि फर्स्ट ईयर के बाद हम छोड़ देते हैं कॉलेज किसी कारणों से, अनफोर्सिंग होने के कारण छोड़ देते हैं, या फिर हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं कर पाते, तो होता है कि कंप्लीट एजुकेशन कंसिडर नहीं होती वो। अभी क्या है कि यदि आप 1 साल का कंप्लीट करते हैं तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स आपको माना जाएगा 4 ईयर्स में। यदि 2 साल कर लेते हैं एडवांस डिप्लोमा आपका आ जाएगा, है ना। और फिर यदि आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपकी बैचलर की डिग्री है 3 साल की वो मिल जाएगी। और यदि 4th ईयर तक का आप कोर्स कंप्लीट करते हैं जो भी नया प्लान में है ना, तो फिर आपको बैचलर के साथ रिसर्च, बैचलर्स विद रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके हर एक साल को काउंट किया जाएगा और कोर्स छोड़ने पे पूरा आपका जो साल था वो बर्बाद नहीं होगा, है ना। अब इसी प्रकार से पीजी में भी इन्होंने चेंज कर दिया है। तो पीजी अब 1 साल कर दी गई यदि आप 3 साल डिग्री कोर्स करते हैं तो, और 4 साल डिग्री कोर्स करते हैं तो 1 साल का आपको मास्टर्स करना होगा। अब ये बदलाव कर दिया गया है 4+1, तो आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यदि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं आप, जिसमें ग्रेजुएशन भी और पीजी भी है, तो आप पीएचडी के लिए आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। और एमफिल का जो प्रोविजन था वो ख़त्म कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये बड़े बदलाव लाए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आई है इसके अंदर। तो फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी साल हैं वो काउंट होंगे। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के रूप में एकेडमिक क्रेडिट भी आप अर्न करोगे फ्रॉम डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, तो वो आप पे ट्रांसफर हो जाएंगे, काउंट किए जाएंगे फाइनल डिग्री जो आपको मिलेगी उसके अंदर। तो ये एक नई चीज़ है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देन इसके अलावा जो हमारे बेस्ट मल्टी एजुकेशन सेंटर मॉडल्स हैं, जैसे IIT हो गया, IIM हो गए, इनको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया जाएगा और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरूस के रूप में डेवलप किया जाएगा। मतलब अभी केवल IIT में इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, लेकिन अब वो इंजीनियरिंग के अलावा बाकी कोर्सेज भी लाए जाएंगे। इसी प्रकार IIM में मैनेजमेंट के अलावा बाकी कोर्सेज भी लाए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
जो कि एपेक्स बॉडी होगी, स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर और बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी हायर एजुकेशन में अनुसंधान के लिए एक सर्वोच्च संस्थान होगा, उसको भी क्रिएट किया जाएगा। यहाँ तक रेगुलेशन में बदलाव ये किया गया है कि अभी हमारा रेगुलेशन करने वाली बहुत सारी बॉडीज़ हैं डिफरेंट चीज़ों को लेकर, तो उनको हमने क्या किया है कि सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के अंदर डाल दिया है ना। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा HECI, और ये अम्ब्रेला बॉडी होगी जो इंटर हायर एजुकेशन को कवर करेगी। इसमें एक्सक्लूड होगा मेडिकल और लीगल, उनको लगा गया। और इसके 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, साथ में GC जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसके अलावा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC, ये फंडिंग हम देखेगी, और NSE देखेगी एक्रेडिटेशन का काम। तो इस तरह से 4 काम बांट दिए गए हैं। अभी हमारे जो UGC है वो फंडिंग करती है, रेगुलेटरी करती है, तो ओवरलैपिंग कामों की बहुत ज़्यादा होती है, और ओवरलैपिंग होने के कारण ही इतने सारे इंस्टीट्यूशंस होने के भी कारण कई बार पॉलिसी पहले से समस्या भी आती है, डिले भी होता है, पॉलिसी निर्माण में समय भी आता है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से भी कई समस्याएं इस क्षेत्र में आती हैं। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के अंदर सबको डाल दिया है। ये एक नया बदलाव लेके आ रहे हैं हम। इसके अलावा हायर एजुकेशन में हमने रेशनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को लेके आ रहे हैं कि भाई जो इंस्टीट्यूट हैं वो एक स्टेज वाइज मैकेनिज्म से अपने आप को ऑटोनोमस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हें जो है मान्यता आदि प्राप्त करने का जो तरीका बार बार अपना जो रिन्यू करना पड़ता है, संस्थान का ग्रांट वगैरह, संस्थान का मान्यता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन लाया गया है, तो ये भी एक नई चीज़ है। इसके अलावा टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन कर दी गई, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड नई पॉलिसी में ये किया गया है, ये भी हम करेंगे। मोटिवेटेड एनर्जी, हमारे टीचर्स को कैसे बेहतर रखा जाए, उनको और मोटिवेट किया जाए, इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे टीचर्स के लिए। फिर मेंटरिंग मिशन में ये है कि ऐसे जो हमारे रिटायर्ड फैकल्टीज़ हैं, सीनियर टीचर्स हैं, तो इनके थ्रू जो हमारे प्रोफेशनल सपोर्ट हमको चाहिए, जो मेंटरिंग सपोर्ट हमको चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए, वो हम इनके थ्रू हासिल करेंगे बड़ी संख्या में। फिर बच्चों को जो स्कॉलरशिप देने के लिए नई नीति में प्रस्ताव है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लाया जाएगा, इसको और ब्रॉड किया जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हायर एजुकेशन देते हैं उनको 20% से लेके 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% स्टूडेंट देनी होगी, ऐसा इस पॉलिसी में किया गया। ये बहुत ही बेहतर प्रयास है उन बच्चों के लिए जिनको हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती क्योंकि धन के अभाव कारण, है ना। तो ये एक नया काम हो गया। फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे हम काम करेंगे, जिस तरह की अभी समस्या आ रही है, ताकि हमारी एजुकेशन और ज़्यादा इनरिच हो जाए और अधिक लोगों तक पहुँचे, उसका लोगों तक पहुँच आसानी से हो जाए। तो ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, इसको भी हम बढ़ावा देंगे, और ना सिर्फ हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में भी इसको बढ़ावा देंगे। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन को हम और अधिक शामिल करेंगे। इसके अलावा इंडियन लैंग्वेज को भी प्रमोट करने की बात की गई है कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन, प्राकृत, इन सब को भी हम लेके आएंगे ताकि हमारी जो भारतीय भाषा है उनको हम बढ़ावा दे पाएँ। फिर इसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन को भी हमने इसमें शामिल किया गया है। एडल्ट एजुकेशन का ये है कि 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी को हम कवर करेंगे। फाइनेंसिंग एजुकेशन, तो फाइनेंस एजुकेशन का ये है कि भाई सेंटर स्टेट मिल के पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर बढ़ाएंगे, लगभग 6% GDP का करेंगे जितनी जल्दी हो सके। यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है। तो जो सार्वजनिक हमारा निवेश है शिक्षा क्षेत्र पे, सरकार, केंद्र, राज्य दोनों का, ये लगभग 6% के आसपास रखा जाएगा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इस पॉलिसी में रखी गई हैं। एक चीज़ और जो थोड़ा सा इसको लेके डिबेट चल रही है बार बार, कि शिक्षा क्षेत्र को एक तरह से अभी भी रखा गया है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कैटेगरी में आता है। तो कई लोगों की मांग थी कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसको कंटिन्यू रखा है। उनका कहना है कि
ये आवश्यक है, नहीं तो शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ जाएगा। हालांकि शिक्षा का व्यवसायीकरण ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसका इतना प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन ये एक चीज़ है कि सरकार ने इसको रखा है। कई लोग कह रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए, क्योंकि इसको हटाने से शिक्षा संस्थान के ऊपर अधिक मोटिव हो जाएगी, क्योंकि यदि वैसे भी ये कैश पेमेंट और कई तरह के जो फीस है उसके रूप में लेते ही हैं फीस, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कैटेगरी से शिक्षा को हटाने की मांग चल रही थी। तो ये एक मुद्दा था, सरकार ने इसमें कुछ बदलाव नहीं किया है, इसको पहले की तरह ही निरंतर इस कैटेगरी में ही रखा है। ये पीछे एक जगह मेंशन भी है पॉलिसी में। तो ये हमने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मेन प्रोविजंस, और हमने ये भी देखा कि पुरानी शिक्षा नीति से नई नीति तक किस प्रकार से नई है, बदली है। इसमें कोशिश की गई है कि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल कैपेसिटी, समझ क्षमता पे जोर दिया जाए। रट्टा आदि जो मानने की क्षमता थी उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, और पेपर और करिकुलम को ऐसा बनाया जाएगा कि रटने के बजाय लोग अधिक से अधिक समझ डेवलप करें, ताकि शिक्षा के अलावा भी बाकी समस्याओं को समझने में उनको जुड़ी समस्या जुड़ने में उनको मदद मिल सके। तो ये है हमारा आज का डिस्कशन। धन्यवाद।